हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले 2 लेक्चर्स में हमने मिसिंग वैल्यूज़ की बात करी है और पहले मैंने आपको ये दिखाया कि मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे हैंडल किया जाता है और पिछले लेक्चर में हमने उसका एप्लीकेशन दिखाया कि अगर अपने जो हमारे सेंट्रल के टेंडेंसी के मेजर्स होते हैं मीन और मीडियन, उसके अंदर अगर मुझको मिसिंग वैल्यूज़ के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको किस प्रकार से किया जाए। तो यह मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी थी। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा-सा आगे और बढ़ाते हैं और जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ये मिसिंग वैल्यू का कॉन्सेप्ट और जो मिसिंग वैल्यू होने पर अपने डेटा के एनालिसिस कैसे करते हैं, उसको हम अपने सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएशन दोनों के मेजर्स में करके दिखाएँगे। तो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर में तो करके मैं आपको दिखा चुका। अब आज हम इस लेक्चर में जो हमारे मेजर्स ऑफ वेरिएशंस थे जैसे हमने कई सारे मेजर्स की बात करी थी, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन इत्यादि। तो उन मेजर्स में से कुछ हम उदाहरण लेते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे डेटा में मिसिंग वैल्यूज़ हैं, तो इन मेजर्स को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए। और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस कि जब आप इसको भी कर लेंगे देन आपको मिसिंग डेटा को हैंडल करने में आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको ये पता रहेगा कि कोई भी हमारा स्टैटिस्टिकल फंक्शन अगर है, उसके अंदर हमको मिसिंग वैल्यू को किस प्रकार से हैंडल करना है। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि अपने डिफरेंट मेजर्स और वेरिएशंस में हम मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे हैंडल करते हैं। ओके, आपको याद होगा कि जब हमने अपने मेजर्स और वेरिएशंस की बात करी थी, तो उसमें से एक हमारा मेजर था रेंज। और रेंज हमारा बेसिकली जो हमारा एक स्टैटिस्टिकल रेंज की बात करते हैं क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि रेंज हमारा एक आर के अंदर कमांड भी होता है, RANGE। सब कुछ हम लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं और उसके द्वारा लेकिन वो हमको खाली पैरेंथेसिस में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को करके बता देता है। लेकिन हमारा मतलब क्या होता है, जो हमारी स्टैटिस्टिकल रेंज होती है, स्टैटिस्टिकल रेंज में हम मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा कोई डेटा वेक्टर हमारा है x, तो इसमें से अगर मुझको यहाँ पर अगर स्टैटिस्टिकल रेंज निकालनी है, तो हम इसको मैक्स फंक्शन और मिन फंक्शन को यूज़ करते हुए का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी स्टैटिस्टिकल रेंज निकाल सकते हैं कि मैक्स ऑफ x माइनस मिन ऑफ x। लेकिन यहाँ पर हमने ये एज्यूम किया कि जो हमारा ये डेटा वेक्टर है, ये हमारा कंप्लीट है, राइट। अब हम एक काम करते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं अगर इस डेटा वेक्टर में कुछ हमारी वैल्यूज़ मिसिंग हो जाएंगी तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि सपोज हमारे इस डेटा वेक्टर में कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं जिनको हमने NA के द्वारा इंडिकेट किया है और उन वैल्यूज़ को हमने XNA, मैंने ऐसा नाम दे दिया जिससे आपको समझ में आ जाए कि x के अंदर जो भी NA वैल्यूज़ थी उसको हमने इन वैल्यूज़ को हमने XNA अपने डेटा वेक्टर में स्टोर कर लिया है। नाउ अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि हम अपने इस कमांड को मैक्स माइनस मिन, जो यहाँ पे हमारे दो फंक्शंस हैं मैक्स और मिन, उनको हम किस प्रकार से मॉडिफाई करते हैं। रेंज तो अपने आप से निकल आएगी लेकिन आपको इसको फंडामेंटल तरीके से समझने की कोशिश करनी है कि आपको क्या करना है, राइट। तो हब्स को देखिए, आप मैंने इसको कैसे मॉडिफाई किया। मैक्स फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, हमने डेटा वेक्टर में जिस डेटा वेक्टर में हमारी NA वैल्यूज थी उसको मैंने लिख दिया XNA और फिर हमने कमांड अपना यूज़ कर लिया NA.rm इज इक्वल टू ट्रू। तो ये क्या करेगा, ये हमारे XNA डेटा वेक्टर में से NA वैल्यूज़ को हटाएगा और उसके बाद जो भी हमारी बाकी बची वैल्यूज़ होंगी वहाँ पर से हमको ये मैक्सिमम वैल्यू निकाल करके दे देगा। ओके, और उसी प्रकार से हम अगर अपने मिन फंक्शन की बात भी करते हैं तो मैंने यहाँ पे मिन फंक्शन लिखा और डेटा वेक्टर लिखा XNA और साथ में कमांड यूज़ कर लिया NA.rm इक्वल टू ट्रू। तो ये क्या करेगा, XNA वेक्टर से जो NA वैल्यू है उनको ये निकाल देगा और जो हमारी बाकी बची वैल्यूज़ है, जो भी उसकी मिनिमम वैल्यू है, ये हमको निकाल करके दे देगा। ओके, और इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा यहाँ पे आपको बस ये आपको ध्यान रखना है कि जो रेंज कमांड है ये आपको एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ का वेक्टर खाली आउटपुट देगा। तो आपको यहाँ पे स्टैटिस्टिकल रेंज निकालने के लिए मैक्स माइनस मिन करना होगा। ओके, अब हम अपने उस एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं जो हमने अपने पिछले लेक्चर में लिया था, जहाँ पर मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण लिया था कि हमारे 20 पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने एक रेस में भाग लिया है और उन पार्टिसिपेंट्स का जो रेस को पूरा करने का समय है उसको सेकंड्स में नोट किया गया है
और वो यहाँ पे ऐसे लिखा है, और इनके इस डेटा को हमने हमने यहाँ पर एक टाइम डेटा वेक्टर में स्टोर कर लिया है। ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर स्टोर हो गई हैं। अब इसके अलावा जब हम यहाँ पे जब भी अपना हम स्टैटिस्टिकल रेंज निकालते हैं तो हमारा कमांड होगा मैक्स टाइम माइनस मिन टाइम। तो इसकी देखिए वैल्यू कितनी आ गई, 52। अब साथ ही में आपको मैंने आपको ये उदाहरण दिया था कि अगर हम रेंज वाला कमांड अगर यूज़ करते हैं तो क्या होता है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर हम अपना स्टैटिस्टिकल फंक्शन रेंज अगर इस्तेमाल करते हैं RANGE, और यहाँ पे अगर हम लिखते हैं रेंज टाइम, तो देखिए इसने मुझको इस तरह का आउटकम दे दिया। तो 32 क्या है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ये हमारे टाइम वेक्टर की, और 84 हमारी क्या है, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है टाइम वेक्टर की। और आप अगर देखोगे कि जो स्टैटिस्टिकल रेंज भी निकाली गई है, इसने कैसे निकाला है, 84 माइनस 32 इज इक्वल टू 52, राइट। और ये इसका एक स्क्रीनशॉट है जो आपको मैंने दिखाया है। अब हम एक काम करते हैं, इसी डेटा वेक्टर में जैसे मैंने पहले किया था कि हम ये मान लेते हैं कि हमारी दो वैल्यूज़ यहाँ पर मिसिंग हो गई हैं, और उन दो वैल्यूज़ को हम NA से रिप्लेस कर देते हैं, और इस डेटा वेक्टर का हम एक नया नाम दे देते हैं time.na। तो आपको पता रहेगा कि टाइम डेटा वेक्टर में ही मैंने इन वैल्यूज़ को मिसिंग किया है और उसको time.na से इंडिकेट किया है। अब अगर आप यहाँ पे अगर डायरेक्ट आप अगर स्टैटिस्टिकल रेंज निकालते हैं मैक्स ऑफ time.na माइनस मिन ऑफ time.na, तो इसकी वैल्यू देखिए NA आ जाएगी। लेकिन आपको जो मैंने फंडामेंटल सिखाया उसमें क्या है कि अगर आप यहाँ पे NA.rm इक्वल टू ट्रू का कमांड अगर साथ में लगा देंगे तो देखिए इसका उत्तर क्या आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैक्स कमांड में मैंने NA.rm इक्वल टू ट्रू लगा दिया, और वही मैंने मिनिमम कमांड में मैंने NA.rm इक्वल टू ट्रू को लगा दिया, और आप देखोगे कि इसका उत्तर आपका 49 आ गया। तो आपने देखा कि इस कमांड को मॉडिफाई करना कोई बहुत कठिन काम नहीं था। जिस प्रकार से आपने मीन और मीडियन के अंदर NA.rm इक्वल टू ट्रू को इंट्रोड्यूस किया था, उसी तरीके से आपको मैक्स और मिनिमम के अंदर भी NA.rm इक्वल टू ट्रू को इंट्रोड्यूस करना है। लेकिन एक मेरी आपको बहुत ही सिंसियर एडवाइस ये रहेगी कि आप इस नियम को समझ तो लीजिए, लेकिन जब भी कभी कोई आप नया फंक्शन इस्तेमाल करिए और अगर वहाँ पे आपको समझना है कि मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे हैंडल करना है, तो एक बार उसका जो हेल्प मेन्यू है उसको ज़रूर देखिए। वहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से लिखा होगा कि आपको उसको किस प्रकार से हैंडल करना है। और देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट है जो मैंने आपको ये कैलकुलेशंस करके दिखाया है। आपको इसको हम R में भी करके दिखाएंगे अभी। इसके पहले हम और कुछ टॉपिक्स को भी कवर कर लेते हैं। हमने एक और अपने मेजर्स को समझा था, उसका नाम था इंटरक्वार्टाइल रेंज। ये इंटरक्वार्टाइल रेंज हमारा क्या होता है, ये हमारा बेसिकली थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल, मतलब तीसरे और पहले क्वार्टाइल का जो अंतर होता है, या हम उसको 75वां और 25वां परसेंटाइल्स के बीच का डिफरेंस भी मान सकते हैं। बात एक ही है, राइट। और ये हमारा जो भी हमारा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका ये बीच का 50% पार्ट को 50% ऑब्जर्वेशन को ये कवर करता है। इसको हमने कैसे डिफाइन किया था, IQR को हमने Q3 माइनस Q1 डिफाइन किया था। Q3 हमारा थर्ड क्वार्टाइल है और Q1 हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल है। ये हमारा थर्ड क्वार्टाइल है और ये हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल है, राइट। और इसमें से हम डिसीजन मेकिंग अपनी कैसे करते हैं कि अगर हमारे पास, अब मैं आपको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ मल्टीवेरिएट की ओर। तो उसमें से अगर मान लीजिए हमको अगर इंटरक्वार्टाइल रेंज की बेसिस पर अगर फैसला करना है कि कौन से हमारे डेटा में वेरिएबिलिटी कम है, तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा डेटा सेट्स होंगे, हम हर एक डेटा सेट में इंटरक्वार्टाइल रेंज को निकाल लेंगे, और उसमें से जिस डेटा सेट में इंटरक्वार्टाइल रेंज की वैल्यू ज़्यादा आएगी उसको कहा जाएगा कि उस डेटा सेट में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, और जिस डेटा सेट में वेरिएबिलिटी कम होती है उस डेटा सेट को हम प्रेफर करते हैं। तो जिस डेटा सेट में आपके इंटरक्वार्टाइल रेंज की वैल्यू कम आई है उस डेटा को हम प्रेफर करेंगे। तो जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि हमारे पास 2 डेटा सेट्स हैं और सपोज उनकी इंटरक्वार्टाइल रेंज को हमने निकाला और ये हमारा IR1 और IR2 आ गया, राइट।
तो अगर हम कहते हैं कि अगर हमारा IR1 IR2 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि IR1 के अंदर IR2 के कंपैरिजन में ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, तो इसलिए हम IR2 वाला जो डेटा सेट है उसको हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसके अंदर वेरिएबिलिटी कम है। अब इसी कॉन्सेप्ट को आप अगर 3 डेटा सेट या 3 से ज़्यादा डेटा सेट्स में आप अगर लगाना चाहते हैं, तो आप बहुत आराम से लगा सकते हैं। अब आप देखोगे कि हम लोग धीमे-धीमे इन कॉन्सेप्ट्स को जो हमने समझे हैं, उसको हम एक मल्टीवेरिएट के अंदर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हम सिंपली खाली मल्टीवेरिएट डेटा को यूनिवेरिएट के कॉन्सेप्ट से एक्सटेंड करके डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो अब अगर इसी कार्य को अगर मुझे अपने आर सॉफ्टवेयर में करना है, तो हम लोगों ने ये पहले समझा था कि अगर आपका कोई डेटा वेक्टर है एक्स, जहाँ पे हमारे पास सारे इसमें कंप्लीट ऑब्जर्वेशंस हैं, कंप्लीट ऑब्जर्वेशंस हैं, इसमें से कोई भी मिसिंग ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो ऐसे केसेस में इंटरक्वार्टाइल रेंज को निकालने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं IQRX। मतलब IQR हमारा अपर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखा जाएगा और पैरेंथेसिस में हम एक्स जो हमारा डेटा वेक्टर है उसको हम लिख देंगे, ओके। अब अगर मान लीजिए कि एक्स डेटा वेक्टर में कुछ हमारी मिसिंग वैल्यूज़ हैं जिनको हमने NA के द्वारा दिखाया हुआ है, तो हम इस डेटा वेक्टर को नाम दे देते हैं XNA। और इस केस में अगर मुझे इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालना है, तो हमारा कमांड इस प्रकार से मॉडिफाई हो जाएगा IQR और जो भी हमारा डेटा वेक्टर है XNA और साथ में हमारा NA.RM इक्वल टू ट्रू। तो ये क्या करेगा, हमारे इस XNA डेटा वेक्टर से NA वैल्यूज़ को हटा देगा और बाकी बची हुई वैल्यूज़ का ये इंटरक्वार्टाइल रेंज निकाल करके आपको दे देगा, राइट? आपको याद होगा कि हमने इंटरक्वार्टाइल रेंज के साथ में हमने क्वार्टाइल डेविएशन की बात भी करी थी, जो हमारा क्या था, ये हमारा इंटरक्वार्टाइल रेंज का हाफ होता था। अर्थात अगर हम कहें कि अगर हम थर्ड और फर्स्ट अर्थात तीसरा और पहला क्वार्टाइल का जो अंतर है उसको निकालें, या हम अपने 75वें और 25वें परसेंटाइल का जो अंतर है उसको निकालें और उसको अगर हम आधा कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन को हमने कैसे डिफाइन किया था, इंटरक्वार्टाइल रेंज का आधा IQR डिवाइडेड बाई 2, जो हमारा हाफ Q3 माइनस Q1 होगा। और इस केस में भी हम क्या करते हैं, जिस प्रकार से हमने इंटरक्वार्टाइल रेंज के केस में फैसला करने की कोशिश करी है, वही उसी तरीके का फैसला हम अपने क्वार्टाइल डेविएशन में भी करते हैं। तो अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा अगर हमारे पास डेटा सेट हैं, तो हम हर एक डेटा सेट का अपना क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लेंगे और जिस डेटा सेट में क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, वहाँ पे हम कहेंगे कि वेरिएशन उस डेटा सेट में ज़्यादा है, राइट? एक कुछ उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि अगर हमारे पास 2 डेटा सेट हैं, सपोज़ हम कह देते हैं कि D1 और D2 और दोनों से हमने हमने क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लिया QD1 और QD2। तो अगर हम कहते हैं कि QD1 इज़ ग्रेटर देन QD2, तो इसका मतलब ये है कि डेटा सेट 1 में क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू डेटा सेट 2 के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि सेकंड डेटा सेट की वेरिएबिलिटी कम है, तो उसको हम प्रेफर करने की कोशिश करेंगे या उसको हम प्रेफर करेंगे। तो इस क्वार्टाइल डेविएशन को अपने अगर आर सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करने की बात करें, तो अगर हमारे डेटा में कंप्लीट ऑब्जर्वेशंस होते हैं, तो आपने देखा था कि इसका हमारा कमांड था IQR x डिवाइडेड बाई 2, राइट? IQR का आधा करना है आपका। अब अगर x डेटा वेक्टर में अगर हमारे पास कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं, जिनको मैंने NA से इंडिकेट कर दिया है और इस डेटा वेक्टर को हमने XNA कर दिया है, देन आपका जो R कमांड होगा क्या होगा, जो आपने IQR का ये कमांड निकाला था, इसी को तो हाफ करना है बस, राइट? तो देखिए उसी कमांड को मैंने लिखा IQR XNA विद NA.RM इक्वल टू 2 और उसको 2 से भाग दे दिया। तो इसको तो आगे करना, इसको तो समझना बहुत ही आसान काम था, ओके। और अब इसी को चीज़ को अगर हम अपने उदाहरण के ऊपर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर हमने 20 पार्टिसिपेंट का रेस का टाइम रिकॉर्ड किया था, टाइम डेटा वेक्टर में, तो अगर हम यहाँ पे इसका इंटरक्वार्टाइल रेंज अगर निकालते हैं, इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑफ टाइम, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। और अगर हम IQR टाइम डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो हमको क्वार्टाइल डेविएशन मिल जाएगा और इसकी वैल्यू हमारी वैल्यू आ जाएगी 13.5। अब एक चीज़ आपने ध्यान दिया, देखिए यहाँ पर मैंने एक ये कमांड लिखा हुआ है, ये करके हैश करके मैंने लिखा हुआ है, हैश इंटरक्वार्टाइल रेंज, और यहाँ पे हैश
क्वार्टाइल डेविएशन। तो हैश का मतलब क्या है? हैश का मतलब है कि आर कमांड ने आगे बढ़ने की कोशिश करी, उसको हैश कमांड मिला। हैश का मतलब होता है कमेंट, तो उसने आगे के कमांड को एग्जीक्यूट नहीं किया। और इसके द्वारा मैंने आपको ये भी बता दिया, देखिए कि इन दो कमांड्स में से एक इंटर क्वार्टाइल का कमांड है और एक हमारा क्वार्टाइल डिवीजन का कमांड है। तो ये हमारा हैश का देखिए इस्तेमाल होता है, राइट। और ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट है, राइट। और इसी में आप अगर हम एक उसी उदाहरण को हम आगे बढ़ाते हैं कि हमारे इस डेटा सेट में हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन मिसिंग हो गए। जो मैंने यहाँ पे टाइम वाला डेटा सेट ये लिया हुआ था, इसी के अंदर मैंने कह दिया कि ये दो ऑब्जर्वेशन हमारे पहले दो ऑब्जर्वेशन हमारे मिसिंग हो गए हैं। उसको मैंने यहाँ पे NA से दिखा दिया और इसका जो मैंने डेटा वेक्टर में स्टोर कर दिया और उसका नाम दे दिया time.na। तो आप देखेंगे कि ये दो वैल्यूज़ NA मैंने कर दिया है। नाउ इस केस में अगर आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर निकालना है, तो अगर आपने इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ time.na किया तो इसने आपको देखिए एरर दे दिया। एरर तो होना ही था, राइट। और लेकिन जब आपने IQR और को हाँ आपने time.na डेटा वेक्टर पे लगाया और साथ में कर दिया na.rm इक्वल टू ट्रू, तो देखिए ये आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज की वैल्यू मिल गई। और उसी तरीके से आपने अगर क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू निकालनी है, तो आपने इंटर क्वार्टाइल रेंज की वैल्यू जो निकाली है उसको आपने हाफ कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपको यहाँ पे देखिए क्वार्टाइल डेविएशन मिल गया। तो आपने देखा कि इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन को यहाँ पर हैंडल करना बहुत ही आसान काम था, कोई कठिन काम नहीं है, राइट। अब हम आपको पहले इन जो हमारे कमांड्स हैं इसको ज़रा से हम आपको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखा देते हैं और हम यहाँ से शुरू करते हैं रेंज से, राइट। तो देखिए जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब देखिए हमने ये अपना ये डेटा वेक्टर था टाइम, इसको हमने स्टोर कर लिया और साथ में हम अपने time.na को हम स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि आपने देखा कि इन्हीं दो डेटा वेक्टर्स पे हमको अपने सारे कैलकुलेशंस करने हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मुझको रेंज निकालनी है तो हम क्या कर देंगे, मैक्स ऑफ टाइम माइनस मिन ऑफ टाइम। अगर हम निकाल देंगे तो देखिए 52 आ गया। और इसी में अगर मैंने ऐसा किया कि टाइम को मैंने अगर NA से रिप्लेस कर दिया, तो देखिए क्या होगा, ये आपको NA दे देगा। लेकिन इसी कमांड में अगर आपने कर दिया na.rm इज इक्वल टू ट्रू, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, na.rm इज इक्वल टू ट्रू, तो देखिए ये आपको क्या करेगा, इसने आपको 49 दे दिया, राइट। अब ऐसी आप अगर रेंज वाला कमांड जो मैंने आपको दिखाया, अगर आप रेंज ऑफ टाइम अगर करते हो तो आपको देखिए ये 32 और 84 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो ये आपको इस्तेमाल देखिए नहीं करना है, ओके। और इसी में अगर आपने IQR अगर निकालना है, IQR ऑफ अगर टाइम निकालना है, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये 27 आ गया। और इसका अगर क्वार्टाइल डेविएशन भी निकालना है तो आपको बहुत ही आसान, इसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है बस, राइट। ये जो हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज है, इसको अगर हम अपने मिसिंग डेटा पर निकालना चाहते हैं तो देखिए ये हमको एरर दे देगा, राइट। लेकिन अगर हम इसी कमांड में अगर हम na.rm इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे अगर हम, तो देखिए हमको इसकी वैल्यू 25.25 मिल जाएगी। और इसी वैल्यू को अगर हम यहाँ से हाफ कर देंगे तो आपको क्वार्टाइल डेविएशन भी मिल जाएगा। आपने देखा कि इसको आर में तो एग्जीक्यूट करना बहुत ही देखिए आसान काम है, ये कोई ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है ये, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको इसमें से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस प्रकार को कैसे, इस तरह के केसेस को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए। अब हम आपको यहाँ पर मीन डेविएशन के बारे में बताते हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा और यहाँ पे एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे और आपको कुछ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देने की कोशिश करेंगे कि जिससे आपको यह ना लगे कि ये लेक्चर तो पहले वाले लेक्चर का कॉपी है। हमने देखिए, आपको याद होगा जब हमने अपने वेरिएंस को डिफ़ाइन किया था, उस वक्त मैंने आपको दिखाया था कि हम अपने ऑब्जर्वेशन xi को हम x बार से, जो उसका सेंट्रल वैल्यू है, वहाँ से अंतर लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या हम xi माइनस x बार में, यहाँ पर मैंने लिया अर्थमेटिक मीन, क्या हम इस अर्थमेटिक मीन को मीडियन से भी रिप्लेस कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? ये भी तो हमारा एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है।
अब ये तो हर एक सिचुएशन और जो डेटा की क्या रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अपना डेविएशन मीन से लिया है कि मीडियन से लिया है। और अगर हम मैथमेटिकली बात अगर करने की कोशिश करें तो जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वेरिएंस का, वेरिएंस हमारा मिनिमम कब होता है? जब इसको हम अरिथमेटिक मीन के सापेक्ष में मेजर करते हैं। तो ये मिनिमम कब होगा? व्हेन मेजर्ड अराउंड अरिथमेटिक मीन। और उसी तरीके से जो हमारा एक मीन डेविएशन भी आपने पढ़ा था, मीन डेविएशन में हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने इस मीन डेविएशन में xi माइनस x बार का एब्सोल्यूट वैल्यू लिया था। तो यहाँ पर हमने अरिथमेटिक मीन लिया था, लेकिन अगर हम कहें कि ये जो हमारा मीन डेविएशन है ये हमारा मिनिमम कब होता है? ये हमारा मिनिमम तब होता है जब इसको हम मीडियन के अराउंड हम मेजर करते हैं। तो व्हेन मेजर्ड अराउंड मीडियन, देन आपका जो एब्सोल्यूट डेविएशन है देन आपका मिनिमम होगा। तो हम यहाँ पे अपने मीन डेविएशन की बात हमने पहले करी थी, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और आपको हम यहाँ पे अरिथमेटिक मीन की जगह उसको मीडियन के सापेक्ष में मेजर करना दिखाते हैं। लेकिन इसका तो प्रोग्राम लिखना तो बहुत ही आसान काम है। आपको याद होगा कि आपने इसको कैसे लिखा था। आपका जो फार्मूला इस तरीके का था, 1/n i goes from 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस x बार पहले था। अब हम क्या करेंगे, इस x बार को हम x बार मीडियन से हम रिप्लेस कर देंगे बस। तो आपने जो इसका r कमांड, क्योंकि r सॉफ्टवेयर के अंदर इसका कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, तो आपने इसका r कमांड स्वयं लिखा था और उसको हमने ऐसे लिखा था, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस, पहले हमने लिखा था मीन और अब उसको हम मीडियन से रिप्लेस कर देते हैं, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि अब हमने इस जगह पे कर दिया है मीडियन, तो ये हमारा हो जाएगा मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मीडियन ऑफ x, इस प्रकार से। अब लेकिन यहाँ पर हमने ये एज्यूम किया है कि x हमारा कंप्लीट डेटा सेट है, इसमें से कोई वैल्यू हमारी मिसिंग नहीं है, राइट। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमारे इस कंप्लीट डेटा वेक्टर में अगर कुछ वैल्यूज मिसिंग हो जाती हैं तो उनको मैंने na के द्वारा इंडिकेट किया और उस डेटा वेक्टर को हमने xna से दिखा दिया। तो अब यहाँ पे अगर आपको ये एब्सोल्यूट मीन डेविएशन अगर निकालना है तो आपको क्या करना होगा, आपका जो पहले का कमांड तो ऐसे रहेगा, मीन ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ xna, क्योंकि और यहाँ पे हमारा आ जाएगा मीडियन। आपको अब पता है कि मीडियन को हमने मिसिंग वैल्यूज में कैसे निकाला था। जो हमारा मीडियन कमांड था उसको हमने xna लिखा, लेकिन साथ में हमको यहाँ पे na.rm इक्वल टू ट्रू भी लिखना पड़ेगा, ओके। लेकिन अब यहाँ पे देखिए खास बात क्या है, मैंने ये उदाहरण क्यों लिया है। आपने यहाँ पे आप अगर ध्यान दीजिए तो आपने na.rm को दो जगह यूज किया है, एक ये और एक ये। ऐसा क्यों है? ये इसलिए है कि ये वाला जो na.rm है ये आपने मीडियन के लिए यूज किया है। तो इसने आपको इस मीडियन को, जो भी मिसिंग वैल्यूज को हटा करके जो मीडियन की वैल्यू आई वो उसने आपको इस जगह पर दे दिया और उसके बाद में उसने उसको na वेक्टर से उससे जो भी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आती है वो उसने निकाल दिया। लेकिन उसके बाद में आपने उन सारी एब्सोल्यूट वैल्यू जो आई हैं उसका आपने यहाँ पर मीन भी तो निकाला है, और जब आपने अरिथमेटिक मीन निकाला था तो आपने देखा था कि वहाँ भी आपको na.rm इक्वल टू ट्रू को इस्तेमाल करना पड़ा था। तो ये वाला जो हमारा दूसरा na.rm है ये हमारा मीन के साथ जाएगा। तो इस एक छोटे से उदाहरण में आपने देखने की कोशिश करी कि आप जब भी किसी एक फंक्शन के अंदर अपने na.rm को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, देन आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि na.rm को आपको कहाँ कहाँ पर लगाना है। ऐसे उदाहरण के लिए हमने अभी जो अपना एक उदाहरण किया था जहाँ पे हमने time.na का डेटा लिया था, उसका अगर हमको मिसिंग डेटा की प्रेजेंस में अपने एब्सोल्यूट मीन डेविएशन को निकालना है तो हम कैसे करेंगे, मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ time.na और फिर हम मीडियन ऑफ time.na और उसके साथ में na.rm को हम ट्रू करेंगे, उसको इस्तेमाल कर देंगे और साथ में यहाँ पे इस पैरेंथेसिस को बंद करके हम उसको यहाँ पर फिर से एक बार na.rm ट्रू को इस्तेमाल करेंगे जो हमारा इस मीन के साथ जाएगा। और
इसी को अगर हम आपको यहाँ पे अपने पहले वाले उदाहरण में करके दिखाते हैं, जहाँ पर हम सबसे पहले हम यहाँ पर अपने इस टाइम का जो हमारा कंप्लीट डेटा वेक्टर था हम उसको लेते हैं और उसके द्वारा हमने इसका मीडियन टाइम निकाल लिया, ये हमारा 56.5 आ गया और इसी का मैंने एब्सोल्यूट मीन डेविएशन भी निकाल लिया जो हमारा इस तरीके से आ गया 14.5, राइट। अब हम एक काम करते हैं, चलिए इन कमांड को ज़रा सा आपको हम आपके आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं और वहीं पर हम आपको दिखाते हैं कि आप इन कमांड्स को किस प्रकार से अपने मिसिंग डेटा में यूज़ कर सकते हो, राइट। तो देखिए ये आपका टाइम डेटा वेक्टर था और ये आपका टाइम डॉट एन था, राइट। अब इसी में अगर आपने इस एब्सोल्यूट मीन डेविएशन को अगर आपने टाइम के लिए निकाला तो देखिए ये आ गया। लेकिन अगर इसी को आप अगर अपने यहाँ पे टाइम डॉट एन के लिए अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये आपका इसका आउटपुट एन आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसी कमांड को अगर आप यहाँ पर इसमें इस कमांड के द्वारा करते हैं जहाँ पर आपने मीन और मीडियन दोनों के लिए इस na.rm कमांड का इस्तेमाल किया है तो देखिए ये इस तरीके से आपका आ जाएगा 13.3899। तो आपने देखा कि इसको आर सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट करना बहुत ही आसान काम है, कोई कठिन काम नहीं है ये। तो इसलिए अब मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम एक काम करते हैं, अब अपने हम एक और जो हमारा कमांड था वेरिएंस, हम उसको यहाँ पर लेते हैं और देखते हैं कि वेरिएंस को हम किस प्रकार से अपने मिसिंग डेटा के केस में इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा वेरिएंस की जो हमारी परिभाषा होती है, ये होती है कि वेरिएंस ऑफ एक्स हमारा हमारा जो भी होता है, ये हमारा 1/n समेशन n एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर होता है। लेकिन हम जो लोग स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस से वाकिफ़ हैं, परिचित हैं, उनको ये पता है कि जब हम अपने अननोन वेरिएंस को एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट और लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट दोनों होते हैं और ये जो हमारा डिवीज़र है n, ये हमारा मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के केस में आता है। और अगर हम यहाँ पर अपना डिवीज़र अगर 1/n-1 कर देते हैं अगर हम, तो ये हमारा बाकी फॉर्मेट तो सेम रहता है ये, लेकिन ये हमारा लीस्ट स्क्वायर्स प्रिंसिपल की वो बेसिस पर होता है, राइट। बट एनीवे हमको अभी इस जो इसकी परिभाषा है इसके बारे में आज हम नहीं जा रहे हैं डिटेल में, बाद में हम आने वाले लेक्चर्स में इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम जो हमारा कमांड होता है VARX आर सॉफ्टवेयर में, ये एक्चुअली में 1/n-1 समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार होल स्क्वायर को ये निकालता है, राइट। और अगर आपको मान लीजिए कि इस डिवीज़र को n के साथ में निकालना है, जिसको हम यहाँ पे s स्क्वायर से इंडिकेट कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी अपने इस वेरिएंस का जो कमांड है VAR, इसको आपको एडजस्ट करना होता है। और यहाँ पे n आपका क्या है, n आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, जो आपके उस डेटा वेक्टर की जो लंबाई है x, वहाँ से आप इसको बहुत आराम से निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना अगर है या स्टैंडर्ड एरर निकालना है, तो हमको इन्हीं क्वांटिटीज़ का वेरिएंस और इस क्वांटिटी का आपको स्क्वायर रूट लेना होता है। तो अगर हम वेरिएंस ऑफ x का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसमें हमारा डिवीज़र n-1 रहेगा और अगर हम इसको n-1/n से मल्टीप्लाई करके वेरिएंस ऑफ x का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा इसका डिवीज़र n हो जाएगा। लेकिन इसके द्वारा हम अपने स्टैंडर्ड डेविएशन को निकाल सकते हैं। नाउ अब हम आगे बात करते हैं कि अगर हमारे इसी डेटा वेक्टर में कुछ ऑब्जर्वेशंस मिसिंग है, तो उस डेटा वेक्टर को हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया XNA और जहाँ पर हमारी मिसिंग वैल्यू हो उनको हम NA के द्वारा इंडिकेट करेंगे। उस केस में अगर मुझे अपना वेरिएंस का कमांड अगर मॉडिफाई करना है तो उसको हम ऐसे लिख देंगे VAR XNA हमारा डेटा वेक्टर हो गया जिसके अंदर हमारा मिसिंग वैल्यूज़ हैं और साथ में हम na.rm इक्वल टू ट्रू अगर हम लिख देंगे अगर हम, तो इसमें से na की जो वैल्यूज़ हैं स्वतः हट जाएंगी और बाकी बची हुई वैल्यूज़ पर हमारा ये वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। और इसी में अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो क्या करना है, इसी का तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है खाली बस। तो ये मैंने कमांड यहाँ पे लिख दिया SQRT करके और इसके अंदर यही कमांड जो हमने आपको अभी बताया है वेरिएंस का, उसको मैंने लिख दिया। तो ये तो देखिए बहुत ही आसान से काम है। अब जरा सा हम इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं,
राइट। तो हम अपने पहले वाले उदाहरण को ही लेते हैं जहाँ पर हमने 20 पार्टिसिपेंट्स का जो रेस कंप्लीट करने का समय है सेकंड्स में उसको लिखा हुआ है और उसके टाइम को मैंने यहाँ पर मैंने इस डेटा वेक्टर में मैंने उसको स्टोर कर दिया है। ओके। अब यहाँ से अगर इसका हम वेरिएंस निकालेंगे तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी और अगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो स्क्वायर रूट निकालने पर ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये सब आप पहले से कर चुके हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर आपको उसमें डिवीज़र n अगर लेना है तो n-1/n वाला फैक्टर लेकर के हम उसको वेरिएंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कंप्लीट डेटा में इस प्रकार से मिल जाएगी और आप देखोगे कि ये वैल्यू आ रही है 269.2 और पहले वाली वैल्यू हमारी आई थी 283.3684। इसमें थोड़ा सा फ़र्क इसलिए है क्योंकि ये आपका छोटा सा डेटा सेट है और उसमें से वैल्यूज़ में काफ़ी वेरिएशन है, लेकिन जैसे जैसे हमारे डेटा सेट की वैल्यू बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे बढ़ते जाते हैं, ये दोनों वैल्यू हमारी आपस में काफ़ी करीब आ जाती हैं। इसी केस में अगर हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना चाहते हैं तो जो हमने यहाँ पर ऊपर वैल्यू निकाली है इसका हमको स्क्वायर रूट लेना है और आप देखोगे कि ये इसका स्क्रीनशॉट है। तो ये सब बहुत ही आम बातें हैं। हमारा अब खास काम यहाँ पे शुरू हो रहा है कि इसी डेटा वेक्टर में हमने ये माना कि हमारे 2 ऑब्जर्वेशन यहाँ से मिसिंग हैं और इसका मैंने डेटा वेक्टर लिया है time.na। अब हम यहाँ पर इस वेरिएंस को इस time.na के साथ में निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएंस time.na और साथ में हम na.rm इक्वल टू ट्रू लगा देंगे। तो इसके द्वारा हमको जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा जो भी हमारे 20 में से 2 ऑब्जर्वेशन हट जाएंगे जो मिसिंग है और जो हमारे 18 ऑब्जर्वेशन है उसकी बेसिस पे जो हमारा वेरिएंस आएगा वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। राइट। और जब भी हम इसका स्क्वायर रूट लेने की कोशिश करेंगे तो हमको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही छोटी सी बात है ये, इसमें ऐसा कुछ काम नहीं है। साथ ही में आपको याद होगा कि मैंने जब पहली बार जब मैंने मिसिंग डेटा को इंट्रोड्यूस किया था वहाँ पर मैंने आपको एक और कमांड बताया था na.omit। इसके द्वारा मैंने क्या किया था कि हमको अपने अगर डेटा वेक्टर्स को अगर मॉडिफाई करना है कि जो वैल्यूज़ वहाँ से मिसिंग हैं उनको हटा करके हमारा नया डेटा वेक्टर तैयार कर दो। तो देखिए उस कमांड को भी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने जो आपको अभी ये वाला कमांड लिया हुआ है जहाँ पर मैंने आपको ये इस तरह से वेरिएंस को कैलकुलेट किया है। तो उदाहरण के लिए हम आपको इसी को यहाँ पे लेते हैं और हम कह देते हैं कि n की जगह n हमारा क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और जिसको हमने पहले कैसे निकाला था, लेंथ। राइट, लेंथ ऑफ x। अब हमने क्या कर दिया कि मैंने सबसे पहले x के ऊपर लगा दिया na.omit x और फिर इसमें से जो भी ये वेक्टर आया इसकी मैंने लेंथ निकाल ली। तो देखिए वही काम मैंने यहाँ पे किया है, लेंथ na.omit ऑफ time.na। राइट, n को मैं, और ये आपकी n की वैल्यू हो जाएगी। राइट, और उसके द्वारा फिर मैंने n को मैंने यहाँ से लिया और मैंने वेरिएंस में मैंने साथ में लगा दिया वेरिएंस time.na na.rm इक्वल टू ट्रू। लेकिन आप यहाँ भी चाहें आप अगर तो आप इस जो आपने नया वेक्टर निकाला है na.omit time.na आप उसका भी वेरिएंस यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपको अपने आप से करने हैं और आपको कंफर्टेबल होना है कि आप किस प्रकार से आप अपना कार्य कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक और तरीका बताया कि जहाँ से आप अपने डेटा वेक्टर को ही मॉडिफाई करके आप उसका वेरिएंस निकाल सकते हो और इसी का आप अगर स्क्वायर रूट लोगे तो आपको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल जाएगा। राइट, और ये इसका एक स्क्रीनशॉट भी है। राइट, तो और अगर यहाँ पर आपको मैं एक बात का ध्यान में दिलाना चाहूँगा कि आप अगर यहाँ पे जैसे कि अपने time.na की आप अगर लंबाई निकालते हो na.rm इक्वल टू ट्रू, तो ये देखिए आपको एक एरर दे देगा। इसका मतलब है कि na.rm इक्वल टू ट्रू इस लंबाई वाला जो फंक्शन है लेंथ उसके साथ कार्य नहीं कर रहा है। राइट, और यही बात मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी कि जो मैंने आपको na.rm के साथ में कई सारे कमांड बताए थे ये आपको प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा और उस कमांड को इस्तेमाल करने के पहले आपको ये केयरफुल होना पड़ेगा कि किस फंक्शन के लिए हमारा कौन सा कमांड यूज़ करना होता है। राइट, तो आप अगर यहाँ पे देखो कि जब मैंने यहाँ पे लेंथ ऑफ na.omit time.na किया देन हमारी इसकी वैल्यू 18 आ गई, अर्थात कि 2 में से 2 ऑब्जर्वेशन हमारे कम हो गए और 20 में से हमारे 2
कम हुए तो 18 आ गया, राइट। अब ज़रा से हम इन चीज़ों को आपको ज़रा एक बार अपने आर सॉफ्टवेयर में भी करके दिखा देते हैं कि आपको इसको किस प्रकार से करना है। तो आपने देखिए यहाँ पर जो आपने अपना कमांड को तो वो जो डेटा वेक्टर उसको तो आपने स्टोर करके रखा हुआ है। तो बेसिकली हम यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए आपका टाइम आपका ये है, टाइम डॉट एन ए आपका ये है डेटा वेक्टर। अब अगर आप वेरिएंस ऑफ टाइम अगर निकालते अगर हो तो देखिए आपका ये आपको आ जाएगा। और अगर आप वेरिएंस ऑफ टाइम डॉट एन ए अगर आप निकालते अगर हो अगर, राइट, तो आपका ये आ जाएगा, राइट। और इसी में आप अगर यहाँ पर अगर वेरिएंस ऑफ टाइम डॉट एन ए के साथ में आप अगर एन ए डॉट आर एम इक्वल टू ट्रू अगर आप कर दोगे तो देखिए आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। और साथ में अगर आपको अपना डिवीज़र एन अगर लेना अगर है तो आपने ये वाला एक्सप्रेशन निकाला था ये आपको मिल जाएगा। और उसी प्रकार से आप अपने बाकी भी वेरिएंस को आराम से निकाल सकते हैं, राइट। तो अब हम आपको ये वाला काम करके दिखाते हैं जो आपको मैंने अंत में करके दिखाया है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप देखते अगर हैं अगर कि आपको अगर मान लीजिए अगर हम छोटा से एक अगर फंडामेंटल एग्जांपल देते हैं तो आपने देखा कि लेंथ ऑफ टाइम कितनी आ गई, ये आपकी आ गई 20। और जब आपने लेंथ में आपने टाइम डॉट एन ए किया और साथ में आपने अपने कॉमन सेंस से जो भी कमांड पढ़ के रखा हुआ है एन ए डॉट आर एम इक्वल टू ट्रू कर दिया तो इसने आपको एरर दे दिया। लेकिन साथ में जब आपने इसको एन ए डॉट ओमिट के साथ में किया तो इसने आपको उत्तर 18 दे दिया, राइट। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम फंडामेंटल तरीके से बात करें, जहाँ पर मैंने लेंथ ऑफ टाइम यहाँ पर यूज़ किया है वहाँ पर मेरे को लेंथ ऑफ एन ए ओमिट डॉट और पैरेंथेसिस में टाइम डॉट एन ए को यूज़ करना पड़ेगा, राइट। और उसके साथ में जहाँ पर मैंने वेरिएंस ऑफ टाइम मैंने यूज़ किया हुआ है वहाँ पर मेरे को वेरिएंस ऑफ टाइम डॉट एन ए डॉट आर एम इक्वल टू ट्रू को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर आप फंडामेंटल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये सारे कैलकुलेशंस के भिन्न-भिन्न प्रकार के जो मैनिपुलेशंस हैं ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएँगे, राइट। तो अब हम यहाँ पर इस लेक्चर में रुकते हैं। और इस लेक्चर में आपने देखा कि मैंने एक बहुत ही छोटे से कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। पहले मैंने जो कॉन्सेप्ट मैंने मीन के लिए यूज़ किया था वही कॉन्सेप्ट मैंने अब वेरिएंस के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन मैंने आपको उसके साथ में कुछ और भी बताने की कोशिश करी है कि अगर हमको मल्टीवेरिएट प्रोसेस में आना है तो हम उन कमांड को कैसे यूज़ करेंगे। और साथ ही आपको मैंने ये भी बताया कि एन ए डॉट आर एम इक्वल टू ट्रू और फॉल्स हर जगह काम नहीं कर रहा है। आपको हर कमांड के लिए आपको उसको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे मिसिंग डेटा को हम किस प्रकार से हैंडल करते हैं, राइट। और यहाँ पर आपने ऐसे देखा कि हमारा लेंथ कमांड है उसके साथ हमारा एन ए डॉट आर एम सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा है। उसके लिए हमको एन ए डॉट ओमिट वाला कमांड है उसको यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत सारे इंट्रिकेसीज़ को अगर आपको समझना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप भिन्न-भिन्न प्रकार के उदाहरण लीजिए और उनकी प्रैक्टिस करिए। और जितना ज़्यादा आप ये प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो आज जो मैंने लेक्चर में जिन जिन टॉपिक्स को लिया है आप उसके खुद ब खुद छोटे-छोटे उदाहरण लीजिए और देखिए कि जब आप डेटा के अंदर चेंजेस करते हैं तो वेरिएबिलिटी कैसे चेंज हो रही है, मिसिंग वैल्यू होती हैं तो आपका वेरिएबिलिटी कैसे चेंज हो रहा है। अगर आपको मिसिंग वैल्यू अगर आप खुद से इंट्रोड्यूस करनी है हम आपको कहेंगे कि या तो आप जो दो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, जो बहुत बड़ी-बड़ी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आप उसको उस डेटा सेट को वहाँ से हटा दीजिए। जिस प्रकार से मैंने टाइम और टाइम डॉट एन ए को मैंने तैयार किया, टाइम डॉट एन ए में मैंने शुरू के 2 ऑब्जर्वेशन वो तो आपको समझाने के लिए कि आपको आसानी से समझ में आ जाए उसको मैंने डिलीट किया था। लेकिन आप उसमें से कोई जो हमारी 2 एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं या जहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि उनको ड्रॉप करने से हमारी वेरिएबिलिटी में एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप आएगा, उसको ड्रॉप करिए, फिर देखिए क्या होता है। साथ ही में कोई और होमोजीनियस वैल्यूज़ हैं, आप उनको ड्रॉप करिए, फिर देखिए क्या होता है। तो इस तरह से जब आप डेटा के साथ में खेलना शुरू करेंगे और जो आपको आर सॉफ्टवेयर वैल्यूज़ देगा, उससे आपके पास एक उस डेटा को समझने की फीलिंग आ जाएगी। ये उसी तरीके की बात होती है कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या हमारे घर में किसी की अगर तबीयत ख़राब होती है और उसका देखना है कि उसको बुखार कितना है,
तो 2 तरीके हैं, एक तो मुँह में थर्मामीटर डाल कर के हम देखते हैं और या तो हम सिर्फ़ खाली हाथ लगा कर के देख लेते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना है। डॉक्टर हमारे बाहर के जो सिम्पटम्स होते हैं, आँख की कंडीशन, ज़ुबान की कंडीशन, इसको देख कर के ये समझ जाते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। तो उसी तरह की ट्रेनिंग आपको भी लेनी है। जो डेटा हमारे पास आया है उसके ऊपर हमको अपने स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंट प्रोसेस को डिफरेंट तरीके से लगाना है और देखना है कि उसकी जो उसका आउटकम आ रहा है वो क्या आ रहा है। आउटकम हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन वह न्यूमेरिकल वैल्यू क्या समझाने की कोशिश कर रही है, ये समझना आपका कार्य है। तो जिस तरीके से हम अपने माथे पे हाथ रख के बता सकते हैं कि कि इंसान को बुखार है कि नहीं है, और अगर बुखार है तो कितना बुखार है, कम है, ज़्यादा है, ठीक है, उसकी मुझको एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू पता करना कठिन है, उसको हम खाली अपने थर्मामीटर से ही देखेंगे। लेकिन थर्मामीटर लगाना है कि नहीं लगाना, ये तो फैसला हम हाथ रख के कर ही सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में कभी-कभी अंदरूनी बुखार होता है, उसके लिए मुझे थर्मामीटर चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि थर्मामीटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि आपको अपने डेटा के साथ में किस तरीके से दोस्ती करनी है, किस तरीके से एक-दूसरे की भाषा को समझना है। तो आप छोटे-छोटे उदाहरण लीजिए, आप उसको समझने की कोशिश करिए और हम अगले लेक्चर में आपको फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।